तो आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 10 का जो पहला अध्याय वास्तविक संख्या है उसका प्रश्नावली 1.1 पिछली वीडियो में बना चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय के बारे में आज के वीडियो में जानेंगे कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है और इसकी मदद से किस प्रकार हम लोग अभाज्य गुणनखंड की मदद से एलसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है? देखिए, हम लोग कक्षा 9 में सीखे थे कि किसी भी प्राकृतिक संख्या जो है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उदाहरण के लिए कोई भी प्राकृतिक संख्या जैसे 4 है तो इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं 2 गुना 2। मान लीजिए 6 है, इसको 2 गुना 3 इस तरह से लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 12 है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3। मान लीजिए एक बड़ी संख्या जैसे 21 है तो इसको 3 गुना 7। तो 7 3 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्या। हम लोग पिछला वीडियो में बता चुके हैं कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य। देखिए, भाज्य संख्या होगा जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या होगा जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो उसको भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या बोलेंगे जब दो संख्याओं के बीच जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो सिर्फ एक होगा। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि बड़ी संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में है उसको किस तरह से लिखते हैं। तो बड़ी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग जो गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग करते हैं, गुणनखंड वृक्ष, यानी इसको अंग्रेजी में कहते हैं फैक्टर ट्री। गुणनखंड वृक्ष, गुणनखंड वृक्ष, इसको फैक्टर ट्री कहते हैं अंग्रेजी में, फैक्टर ट्री। तो गुणनखंड वृक्ष में हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि एक बड़ी संख्या है जो 32,760 है तो इसको फैक्टर ट्री की मदद से अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो फैक्टर ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे पहले छोटा अभाज्य संख्या है उस छोटा अभाज्य संख्या से हम लोग इसको भाग देकर देखते हैं। तो मान लीजिए कि छोटा अभाज्य संख्या इसमें 2 से भाग लगेगा तो सबसे छोटा है 2, 2 से पहले दे के देखेंगे। अगर 2 से भाग नहीं लगेगा तो फिर 3 से देंगे, अगर 3 से नहीं लगेगा तो फिर 5 से देंगे। इस तरह जो अभाज्य संख्या है उससे भाग देंगे। तो 2 से पहले भाग देंगे जाएगा 1, 6 12 होगा, 3 दूनी 6, 8 दूना 16 0। तो 16 380 होगा। फिर 2 से देंगे तो 8 1 9 0। फिर 2 से देंगे 4 0 9 5। अब इसको 5 4 9 9 18। 3 से जाएगा तो 3 से देंगे 1 3, फिर बचा 1 5। फिर अब इसके 5 1 6 3 9 15। फिर 3 से जाएगा तो इसको 3 से देंगे तो 4 3 12, 4 1 बचा, 5 3 15, 1 5 3 15। अब 3 से नहीं जाएगा, अब देंगे इसको 5 से, 8 9 5 45 होगा और 1 91। अब इसको क्योंकि 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 7 से, 13 7 91 13 13। तो अभाज्य संख्या है। तो अब इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिखेंगे? अर्थात इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना, इन सभी को गुना में लिखेंगे, इन सभी को गुना करके लिख देंगे, गुना करके लिखेंगे। जो भी अभाज्य गुणनखंड हुआ उन सभी को गुना करके लिखेंगे। 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, उसके बाद फिर है 3 गुना 3 2 बार है, उसके बाद है 5 गुना 7 गुना 13। तो जो जितना बार रिपीट है उसके ऊपर उतना घात लगा सकते हैं। 2 3 बार है तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं। फिर गुना 3 2 बार है तो 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। फिर गुना 5 गुना 7 गुना 13। अगर किसी भी संख्या पर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब उस पर एक पावर है, उसका जो पावर है एक, यानी 2 बार नहीं गुना है तो इसका मतलब एक बार तो कोई संख्या खुद से गुना होगा ही, तो इसलिए उसके ऊपर पावर 1 होगा। अब हम लोग
इसके बारे में जानेंगे कि तो इस प्रकार हम लोग क्या सीखे कि किसी भी प्राकृत संख्या को या पूर्णांक संख्या को हम लोग उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड के घात उसके पावर के रूप में लिख सकते हैं। और ये कथन जो है, ये कथन सत्य है, वास्तव में रियल में ये सत्य है। तो इसके अध्ययन की मदद से जो है वो हमें पूर्णांक का अध्ययन में इसकी मदद से बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक स्थान रखता है। इस कारण से इसको अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है उसको चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें कि प्रमेय 1.2 जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इसमें क्या है कि वही प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित किया जा सकता है। अभी देखिए कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वही प्रमेय। तो तथा यह गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यानी यूनिक होता है। यानी जो अभाज्य संख्या जो गुणनखंड है इसको लिखने का एक ही तरीका है, यूनिक तरीका है। अगर हम लोग इसके क्रम को ध्यान में नहीं रखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुणनखंड में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 इस तरह से व्यक्त किया हुआ, ये इतना ही होगा। जो अगर हम लोग इसको 3 गुना 2 गुना 5 गुना 7 लिखें तो ये दोनों एक ही समान होगा अगर इसके क्रम को ध्यान में नहीं देंगे। 2 पहले लिखिए चाहे 3 पहले लिखिए, दोनों संख्या बराबर होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिखेंगे, 7 को मान लीजिए आगे कर देंगे 7 गुना 2 गुना 3 गुना 5, तो ये सभी समान ही होगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग आगे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 5 में यही है। तो उदाहरण 5 में क्या है कि उदाहरण 5 में है कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त हो। यानी 4 जो n है इसका हल देखिए, हम लोगों को क्या निकालने के लिए बोल रहा है कि संख्या जो है 4n के रूप में है, लेकिन n की जगह पर हम लोग ऐसी कौन सी संख्या रखेंगे कि इसका जो वैल्यू है वो 0 होगा। n क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या। यानी एक बार पावर 1 रखेंगे यानी 2 रहेगा, 4 पर पावर 3 रहेगा। तो इसको गुना करके देखिए, देखेंगे कि 4 पर पावर 1 होगा तो 4 होगा, 2 होगा 4 गुना 4 4 16 होगा, 2 बार 3 4 4 16, 16 चौका 64। इसमें तो 0 नहीं आया, इसमें भी 0 नहीं हुआ, इसमें भी नॉट 0 हुआ, इसमें भी लास्ट में अंतिम संख्या 0 होना चाहिए, तो अंतिम में 0 नहीं हुआ। तो इसमें समझने वाली बात सबसे पहले क्या है, देखिए कि कोई भी जो संख्या है वो 0 कब होता है। इसमें तो किसी में 0 नहीं हुआ। कोई भी संख्या जब 0 होगा, 0 वाली संख्या, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए हम कुछ ऐसे प्राकृत संख्या लेते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ ऐसे प्राकृत संख्या लेते हैं जिनके अंत में शून्य हो। संख्या लेते हैं जिसका अंतिम अंक शून्य है, जिसका अंतिम अंक शून्य है। कुछ ऐसे प्राकृत संख्या लेते हैं, जैसे सबसे छोटा शून्य वाला क्या हो सकता है, 10 है। 10 इसमें शून्य, इससे छोटा तो नहीं हो सकता। 9 तो शून्य नहीं आता है 9 में, 1 2 3 4 5। तो सबसे छोटा प्राकृत संख्या में शून्य वाला है 10, 20, 30 और एक संख्या ले लेते हैं 100। तो इन सभी में देखिए इसका जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 5। इसका क्या होगा, 2 गुना 5। अब इसका क्या होगा, या तो 2 गुना 15 होगा, फिर 30 से देंगे 3 गुना 5। इसका क्या होगा, 2 गुना 50 होगा, फिर 2 गुना 25 होगा, 5 से 5। अब देखिए इसमें समझने वाली बात क्या है कि इन सभी एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि अगर कोई भी संख्या 10 होगा, अगर उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो 5 और 2 दोनों संख्या जरूर होगा, अवश्य ही होगा। अगर 5 और 2 देखिए इसमें भी है, 5 और 2, 5 और 2 इसमें भी है, 5 और 2 इसमें भी है। अगर 5 और 2 नहीं होगा तो उस संख्या के अंत में 0 नहीं होगा। तो
बस इसमें समझना यही था, इसका जो है अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड, ये सभी क्या है, इनका अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें समझना यही था कि जो 4 संख्या है इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा, n का मान कुछ भी रखेंगे तो यही जो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय वो भी यही कहता है कि अगर किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वही रिपीट होगा, अगर उसके ऊपर पावर कितना भी रख देंगे, कितना भी उसका ऊपर पावर क्या नहीं हो, लेकिन उसका जो उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड है वही रिपीट होगा। तो इसमें 5 नहीं है, इसको n की जगह पर कुछ भी मान रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, 2 ही रिपीट होगा। ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है। अब इसे लिख देंगे कि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है, उदाहरणों से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होगा, किसी भी संख्या का अंतिम अंक शून्य तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा, जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 अवश्य होगा, 2 और 5 अवश्य होगा, क्योंकि जो 4n है इसके अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही है, 5 नहीं आ रहा है। इसको 4 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर इसको पावर n, इसको लिखेंगे 2 पावर 2 और इसको n लिखेंगे, जिस पर 2 दी पावर 2n। अब n पर जगह कुछ भी रखिएगा, 2 ही 2 गुना 2 ये रिपीट होते रहेगा। तो इसको अब लिखेंगे कि क्योंकि जो 4n है इसके के अभाज्य गुणनखंड में केवल इसका जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 का ही लगातार गुणनफल हो रहा है, तथा 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसके 4n क्या है, ऐसी कोई संख्या नहीं होगा जो n के लिए 0 बराबर संभव हो। तो इसको कैसे अब लिखेंगे, और इसमें और एक बात वही है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी हमें श्योर करता है कि जो है किसी भी अभाज्य संख्या जो है उसका गुणनखंड उसके ऊपर पावर कितना भी रहे तो वही संख्या रिपीट होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो 4n बराबर 2 गुना 2 लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर टू द पावर n, इसको टू द पावर 2n। अब इसमें अंकगणित का आधारभूत प्रमेय भी लिख देते हैं, तथा साथ ही, या फिर तथा लिखिए, साथ ही जो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो है, आधारभूत प्रमेय, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता
अद्वितीयता यानी जो इसका यूनिकनेस है, यानी जो यूनिकनेस है इसको अंग्रेजी में यूनिकनेस कहते हैं। यूनिकनेस यानी अद्वितीयता। अद्वितीयता हमें यह निश्चय कराती है कि हमें यह निश्चय कराती है कि 4n के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या नहीं होगा, कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा, ऐसी कोई संख्या संभव नहीं है। इसीलिए कोई ऐसी संख्या n संभव नहीं है जो 4n के अंतिम अंक को शून्य करे। अंक में शून्य प्राप्त हो। तो यही हो गया आंसर। अब देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। अब उदाहरण 6 देखिए। उदाहरण 6 में क्या दिया हुआ है कि उदाहरण 6 में कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकालते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि मान लीजिए कोई दो संख्या दिया रहा, माना कि कोई दो संख्या ये और बी है, ये और बी है। तो ए और बी का हम लोग पहले लिखेंगे, उनको फैक्टराइजेशन ट्री की मदद से उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के बाद जो होगा HCF क्या होगा, HCF ये और बी का HCF क्या होगा, तो HCF वही संख्या होगा जो दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है लेकिन सबसे छोटी घात वाला। तो HCF कौन सा संख्या होगा, जिसका घात सबसे छोटा हो लेकिन दोनों में कॉमन हो। तो संख्याओं में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनखंड। तो संख्याओं में उभयनिष्ठ यानी दोनों में जो कॉमन है उसी को उभयनिष्ठ बोलते हैं। और उसमें दोनों में जो कॉमन रहेगा उसका जो सबसे छोटा घात होगा उसी संख्या को हम लोग HCF लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात वाली संख्या, छोटी घात का गुणन सबसे छोटी घात का गुणनफल। और LCM क्या होगा, तो LCM होगा कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं, सिर्फ दोनों संख्याओं में जिसका भी अभाज्य गुणनखंड, जो अभी अभाज्य गुणनखंड होगा उनको सभी को लेंगे, लेकिन जिसका पावर सबसे हाईएस्ट है,
जिसका घात सबसे ज़्यादा है उसी को लेंगे। तो एलसीएम होगा कि संख्याओं में संबंध, संख्याओं में संबंध यानी जितना भी अभाज्य गुणनखंड है उन सभी संख्या को लेंगे। अगर दो संख्या कॉमन आ रहा है तो जिसका पावर ज़्यादा होगा उस संख्या को लेंगे। तो संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड संख्या को लेंगे। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, की सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात का गुणनफल। तो अब देखिए इसका हल क्या होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 का जो उदाहरण 6 है, तो इसमें 6 को पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो इस तरह से 6 को पहले 2 से देंगे, 3 एक ही बार में चला गया तो इसको लिखेंगे 2 गुना 3। अब उसके बाद जो है क्या है 6 और 20, तो 20 को हम लोग उसके बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 20 को अभाज्य गुणनखंड में लिखने के लिए क्या करेंगे, 20 2 से देंगे 10, फिर 2 से देंगे 5, तो इसको 2 गुना 5, तो इसको 2 का स्क्वायर गुना 5 इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब देखिए एलसीएम 6 और 20, 6 और 20 का एलसीएम क्या होगा, सभी अभाज्य गुणनखंड लेंगे, 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ एक को लेंगे जिसमें पावर ज़्यादा है। तो 2 पावर 2 इसमें ज़्यादा है तो इस वाले को लेंगे, इसमें 3 है इसमें नहीं है 3, लेकिन 3 को लेंगे, क्योंकि इसमें 5 है तो 5 को भी लेंगे। तो क्या होगा 2 दूनी 4, तो यह 12 पंचे 60, तो इसका हो जाएगा 60। तो उसके बाद अब HCF 6 और 20 का HCF क्या होगा, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो कॉमन क्या है 2, दोनों में कॉमन 2 है, 3 और 5 इसमें तो कॉमन नहीं है, तो दोनों में कॉमन होना चाहिए, लेकिन जिसका पावर सबसे कम है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 इसका इसमें जो पावर है कम है 1, तो इसी को लेंगे 2 होगा, तो HCF बराबर 2 हो गया। और उसके बाद इसमें नोट करने वाली बात एक ये है कि नोट जो 2 संख्या का होगा ये बी का जो HCF होगा और LCM वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, यानी HCF जो है ये इंटू बी, HCF ये बी इंटू LCM ये बी, दोनों का HCF और 2 संख्याओं का LCM दोनों का गुणनफल होगा बराबर उस संख्या के, यानी ए गुना बी, ये दोनों बराबर होगा। उसके बाद यानी अगर HCF सिर्फ दिया रहे और LCM आप लोगों को निकालना है 2 संख्या का, 2 संख्या दिया रहे और उसका HCF, तो LCM इसको नीचे बटे ले जाकर आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। तो उदाहरण 7 में क्या दिया हुआ कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इसका LCM ज्ञात कीजिए, यानी पहले HCF निकालना फिर LCM। तो 96 और 404 इन दोनों का पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 96 का इसका हल देखिए, 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, उसी तरह फैक्टराइजेशन ट्री की मदद से 96 इसमें 2 लिखेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर से 2 देंगे 1 2, फिर से 2 से देंगे तो इसमें होगा 6, फिर 2 से भाग लगेगा ये 3, तो इसको क्या लिखेंगे 2 1 2 3 4 5, 5 बार है तो 2 गुना 2 3 4 5 बार, उसके बाद है 3। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3।
उसके बाद जो है 404, तो 404 को अभाज्य गुणनखंड में पहले कैसे लिखेंगे, 404 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, 404 का अभाज्य गुणनखंड उसी फैक्टराइजेशन ट्री की मदद से लिखेंगे। 404 इसको देंगे पहले 2 से जाएगा 2 0 2, फिर 2 से जाएगा 1 0 1। अब चूँकि 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, तो थोड़ा देर सोचने के बाद पता चला कि 101 ही अभाज्य संख्या है, अब किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 404 बराबर 2 2 बार है, 2 गुना 2 गुना 101, तो इसको लिखेंगे 2 पावर 2 गुना 101। अब इसका एलसीएम क्या निकालेंगे, मैंने बताया है कि HCF ज्ञात कीजिए फिर LCM। तो HCF हम लोग क्या लिखेंगे, HCF बराबर यानी महत्तम समावर्तक, दोनों में जो कॉमन है लेकिन जिसका पावर कम है, इसमें 2 पर पावर 2 है, इसमें 2 पर पावर 5 है, लेकिन दोनों में कॉमन है, तो जिसका पावर कम है उसी को लिखेंगे, यानी 2 पर पावर 2 इसी को लिखेंगे, यानी 2 गुना 2 जो होगा यानी होगा 4, तो इसको 4 होगा। तो HCF चूँकि 4 है, अब LCM बराबर अभी तुरंत अभी फार्मूला क्या देखे थे, LCM जो होगा 96 और 101 का, तो LCM क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। तो दोनों संख्या क्या है पहले, तो इसका है 96 गुना 404, 96 गुना 404 बटे HCF कितना निकला हमारा 4, तो 4 से इसमें भाग लग जाएगा, इसका बचेगा 101, तो 101 गुना 96 इधर करके देख लेंगे, 101 गुना 96 तो जाएगा 606, फिर 96 से 909 देख लेंगे, 6 9 हुआ, 6 हुआ 9 हुआ, 96 हुआ, तो इसका होगा LCM 96 आंसर। उसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 8। देखिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में जो उदाहरण 8 है उसमें क्या दिया हुआ है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, इसका हल जो होगा वो पहले होगा 6 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लेंगे 3 बार में, 2 गुना 3 होगा। उसके बाद फिर 72 का अभाज्य गुणनखंड, 72 का अभाज्य गुणनखंड इधर निकाल लेते, 72 होगा, 2 से जाएगा 36, फिर 2 से जाएगा 1 8, फिर 2 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 हुए। अब देखिए इसमें 72 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 3 बार, फिर गुना 3 गुना 3 यानी 2 पर पावर 3 गुना 3 का इसको 3 पर पावर 2 होगा। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 120 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं इधर, 120 से 2 से हो जाएगा 6 0, फिर 2 से जाएगा 3 0, फिर 2 से जाएगा 1 5, 3 से जाएगा फिर 5, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, उसके बाद 3 गुना 5 गुना 5, इसको इस तरह से लिखेंगे 2 पर पावर 3 गुना 3 गुना। तो HCF क्या होगा, HCF 6, 72 और 120 का HCF होगा जो सभी में कॉमन है तथा जिसका घात सबसे कम है। तो सब में 2 देखिए कॉमन है, 2 पर पावर 3 में, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें कम है घात, तो इसका लिखेंगे 2 गुना 3 में भी सब में कॉमन है, क्योंकि इस पर 3 का पावर 2 है, इस पर 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 कम है तो 1 वाला लिखेंगे। अब कोई भी कॉमन नहीं है तो इसका होगा HCF 6। और LCM क्या होगा, सभी अभाज्य गुणनखंड जिसका पावर अधिकतम है, तो 2 का सबसे अधिकतम पावर है इसमें 2 पर पावर 3, 6, 72 और 120, 2 पर पावर 3
और 3 पर पावर अधिकतम इसमें है, 3 पर 2 है गुना 5, तो इसका बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, 8 गुना 9 72 गुना 5, तो 72 गुना 5 होगा 360। आप लोग देख लीजिएगा, गुना करिए आंसर। नोट करने वाली बात यह है कि जो 3 संख्या है उसका जो है 3 संख्या अगर रहे ए बी सी, इसका जो होगा ए बी 3 संख्या, इन तीनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए बी गुना सी, इसका बराबर नहीं होगा एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम ए बी सी इसका बराबर नहीं होगा गुना एचसीएफ, ये बी सी इसका बराबर नहीं होगा। ये तभी काम करेगा जब यहाँ 2 संख्या रहे। उसके बाद हम लोग पहुँच गए हैं प्रश्नावली 1.2। इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें जो पहला नंबर है वो संख्या है 140, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? फैक्टराइजेशन ट्री की मदद से। अभाज्य गुणनखंड 140 को फैक्टराइजेशन ट्री 2 से देंगे, 7 0, फिर 2 से जाएगा तो इसमें 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, फिर 5 से जाएगा 7, अब नहीं जाएगा तो इसको लिखेंगे। इसलिए 140 का अभाज्य गुणनखंड 40 का अभाज्य गुणनखंड बराबर होगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, या फिर इसको इस तरह भी 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। अब उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि 156 का निकालना है, तो 156 का भी हम लोग इसी तरह से निकालेंगे। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन ट्री की मदद से सबसे छोटी संख्या 2 से पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से देंगे। 7 दूनी 14, 8 78 जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18। अब फिर से 3 से भागी में जाएगा, अब 3 से जाएगा 1, 3 3 9, अब किसी से नहीं जाएगा, इसलिए लिखेंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। इसको इस तरह भी 2 पर पावर 2 गुना